Hello everybody, welcome to the next episode of Cutting Edge series by Akash Institute. I, Jyoti, will be taking the physics section here. So today we have taken the chapters of work, power, energy, rotation, motion and center of mass. Okay, so let us see. The first question is, speed v reached by a car of mass m, traveling distance x, driven with constant power p. यानी कि v और x के बीच में रिलेशन निकालना है. हमें गिवन क्या है? पावर एक कांस्टेंट क्वांटिटी गिवन है. तो पावर जो होता है वो हमारे पास होता है f इंटू वी. तो f को हम लिख सकते हैं m इंटू ए इंटू वी. हमें रिलेशन चाहिए x की फॉर्म में, तो हम एक्सीलरेशन को कुछ ऐसे रिड्यूस करेंगे. इसको लिख सकते हैं v dv बाय dx इंटू वी. इस dx को इधर ले आते हैं. p dx इज इक्वल्स टू mv square dv. Integrating both side, so this p being a constant comes out of the integration and this dx integration is x. This is m v cube by 3. Okay, तो मुझे v चाहिए, तो this is 3px by m is equals to v cube. So जो v की वैल्यू है 3px by m to the power 1 by 3. Okay, simple question है. Let's see कौन सा आंसर मैच कर रहा है. ऑप्शन नंबर 3 is matching here. Okay, let us move to the next question. The next question is, a particle is projected along horizontal surface whose coefficient of friction mu varies with r. Okay, where r is the distance from the origin in meters and a is a positive constant. यानी कि एक बॉडी है जो सरफेस में मूव कर रही है. ये कुछ ओरिजिन है r is equals to 0 और किसी भी जनरल डिस्टेंस r पर जो म्यू की वैल्यू है वो a बाय r स्क्वायर इस तरह से गिवन है. द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज 1 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन. यानी कि t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल r इज इक्वल्स टू 1 पर लोकेटेड है एंड इट्स वेलोसिटी इज रेडियली आउटवर्ड. रेडियली आउटवर्ड मतलब इस तरह से अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है. द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी सो दैट द पार्टिकल नेवर स्टॉप्स. यानी कि पार्टिकल नहीं रुके. तो हमारे पास जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर हमारे पास u वेलोसिटी दी है हमने इसको, और ये इन्फिनिटी पे चल जाए, यानी कि इन्फिनिटी पे जाके रुक जाए, इन्फिनिटी से पहले नहीं रुके. यानी कि r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे वेलोसिटी 0 हो जाए. ठीक है, तो जब बॉडी ऐसे मूव कर रही होगी आगे की तरफ किसी भी जनरल टाइम पे, तो उस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा और वो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा और उसकी वैल्यू म्यू इंटू एन यानी कि म्यू mg होगी. यानी कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हो जाएगा a बाय आर स्क्वायर इंटू एम जी. अच्छा, अब इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वही उसके एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर सकता है. तो इस F को लिख दिया अपन ने ma इज इक्वल्स टू a बाय आर स्क्वायर इंटू एम जी. अगर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो a की वैल्यू हो जाएगी a बाय आर स्क्वायर इंटू जी. ओके, तो क्वेश्चन हमको पूछना चाह रहा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है. ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम v dv बाय dr विद नेगेटिव साइन a बाय आर स्क्वायर इंटू जी. हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया है यहाँ पर? क्योंकि ये एक रिटार्डेशन की तरह काम करेगा, क्योंकि वेलोसिटी बॉडी के आगे उस पर फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, हेंस इट एक्ट्स एज एन रिटार्डेशन, हेंस द नेगेटिव साइन. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस वी डी वी इज इक्वल्स टू a बाय आर स्क्वायर डी आर और ये g. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दिस इज v स्क्वायर बाय 2 a g बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बचेगा, जो कि हमारे पास होता है माइनस 1 अपॉन आर. ओके, तो दिस माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, तो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू ए जी बाय आर. इसमें लिमिट रख देते हैं. जब r की वैल्यू 1 होती है तो हमने स्पीड u दी और r जाके इन्फिनिटी जब हुआ तो वेलोसिटी 0 हो गई. यानी कि 1 पे स्पीड u दी है हमने और इन्फिनिटी पे स्पीड 0 हो गई है. दिस इज 0 माइनस यू स्क्वायर बाय 2, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और दिस इज माइनस ए जी बाय 1. तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो u की वैल्यू आती है रूट 2 टाइम्स a इंटू जी. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. लेट अस सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. ऑप्शन नंबर 3 इज मैचिंग हियर. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ यूनिफॉर्म चेन ए बी ऑफ मास m and length L is placed with one end A at the highest point of the hemisphere of radius r. यानी कि रेडियस क्या है? r है.
रेफरिंग टू द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर एज द बॉटम लेवल, यानी कि ये वाला जो लेवल है इसको हमने रेफरेंस लिया है और ये बॉटम रेफरेंस लेवल की तरह माना गया है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लेंगे, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन इज, अच्छा तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो हम mgh लिखते हैं, बट आप जरा ध्यान दोगे तो चेन का हर एक एलिमेंट अलग अलग डेप्थ पर है, ये अलग डेप्थ पे है, ये अलग डेप्थ पे, ये अलग डेप्थ पे, यानी कि h की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए हमको इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि ये आर्क जैसे एलिमेंट है तो हम थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेंगे, यानी कि फ्रॉम हियर एट एनी जनरल एंगल थीटा वी टेक अ डिफरेंशियल एलिमेंट डी थीटा हुज लेंथ इज आर डी थीटा। ओके, तो अगर इसमें मास लिखना चाहें तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। एल लेंथ में एम मास है तो यूनिट लेंथ में एम बाय एल मास होगा, तो आर डी थीटा लेंथ में कितना मास होगा, एम बाय एल इंटू आर डी थीटा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज द डीएम मास जो इस एलिमेंट का है। ओके, अगर हम इसकी डेप्थ देखें तो ये इस डेप्थ पर लोकेटेड है, ये टोटल आर है और ये अपने आप में आर है, तो ये वाली हाइट भी होगी आर कॉस थीटा। इस आर का हमने इधर कंपोनेंट लिया तो ये हमारे पास निकल के आता है आर कॉस थीटा। ये टोटल आर और इसका ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा, तो ये जो h निकल के आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा। आई होप ये सबको क्लियर है, सिंपल चीज है। सो अगर हम इस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो वो लिखेंगे हम du एंड दैट इज इक्वल टू माइनस डी एम जी इंटू एच। नेगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि रेफरेंस के नीचे है। dm क्यों लिया है, क्योंकि इस एलिमेंट का जो मास है वो dm है जो हमने यहाँ पे अभी निकाला था, और h उसकी डेप्थ है, यानी कि r माइनस आर कॉस थीटा। ओके, सो ये वाली सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे अपन। तो dm की वैल्यू पुट करेंगे m बाय एल आर डी थीटा जी, और h की वैल्यू पुट करेंगे तो r 1 माइनस कॉस थीटा। ये कुछ इस तरीके से होगा। आई होप ये सबको क्लियर है। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो du की जो वैल्यू है वो m बाय एल आर डी थीटा नेगेटिव साइन g r 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो जो du हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें से ये r और r को मल्टीप्लाई किया तो ये r स्क्वायर m आर स्क्वायर जी बाय एल 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ओके, ये उस एलिमेंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखी है। अभी हमको पूरे एलिमेंट के लिए लिखना है तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट इंटीग्रेशन के लिए मुझे ये फाइनल थीटा की लिमिट चाहिए, क्योंकि हम थीटा की लिमिट जब रखेंगे इस पिछली इक्वेशन में तो थीटा इस एलिमेंट से लेके इस एलिमेंट तक गया है, यानी कि इनिशियल थीटा 0 था और ये फाइनल थीटा निकल के आया। तो ये फाइनल थीटा कैसे निकाले वो हम जरा देखते हैं। इस पेज पे आ जाइए। यानी कि वो जो चेन है वो यहाँ पर इस तरीके से है और ये फाइनल एंगल अल्फा ऐसे मान लिया, ये आर्क लेंथ है, ये एल है और इसका रेडियस आर है, तो यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो इसका जो फाइनल एंगल हो जाएगा वो एल बाय आर हो जाएगा। इनिशियल एंगल जो था वो 0 डिग्री है, तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको 0 से लेके एल बाय आर तक इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो ये u हो जाएगा एंड दैट इज माइनस एम आर स्क्वायर जी बाय एल। थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन थीटा कॉस थीटा का साइन थीटा 0 से लेके एल बाय आर। दिस इज माइनस एम आर स्क्वायर जी बाय एल, दिस इज एल बाय आर माइनस साइन एल बाय आर। ये तो अपर लिमिट रखी, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 और साइन 0 इज ऑल्सो 0, तो उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये माइनस साइन अंदर ले लेते हैं, एम आर स्क्वायर जी बाय एल साइन एल बाय आर डिवाइडेड बाय माइनस एल बाय आर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो लेट अस सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज मैचिंग हियर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो दिस वाज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, we have a diagram. In the figure, a ball is released from rest when the spring is at its natural length. यानी कि starting में इसमें कोई भी extension नहीं है. For a block B of mass capital M to leave the contact with the ground at some stage,
द मिनिमम मास ऑफ ए मस्ट बी, यानी कि मुझे इसको लिफ्ट करना है। इसको लिफ्ट कौन कर सकता है? इसमें जो टेंशन आएगी के एक्स, लेट्स से इसमें एक्स एक्सटेंशन आ गया, तो स्प्रिंग में जो टेंशन आ गई वो के एक्स आ गई, जो इस कैपिटल एम जी मास को बैलेंस करेगी। यानी कि इसकी लिफ्टिंग की कंडीशन है के एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम जी। जस्ट लिफ्ट हो रहा होगा तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल नहीं लिखा, एंड के एक्स इज बैलेंसिंग आउट एम जी। ओके, तो बेसिकली हम चाहते हैं कि इस स्प्रिंग में इतना एक्सटेंशन आ जाए कुछ ना कुछ करके, कैपिटल एम जी बाई के एक्सटेंशन आ जाए तो ये लिफ्ट हो जाएगा। अब वो एक्सटेंशन आएगा कैसे? इसको यहाँ से रिलीज किया गया, और अगर ये x नीचे चला जाता है अपने लेवल से, क्या x से नीचे चला जाता है, इस मास को हम स्मॉल m मान रहे हैं, तो लेट्स से अगर ये स्मॉल m मास नीचे चला जाता है x, तो इसमें x एक्सटेंशन आ जाएगा, तो ये जस्ट लिफ्ट हो जाएगा। अब इसको हमको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लिफ्ट करना है, यानी कि अगर ये इसके एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचे और एक्सटेंशन x हो उस टाइम पर, तो ये आराम से लिफ्ट हो जाएगा। तो लेट अस सी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इधर अगर ध्यान से देखोगे तो जो फोर्सेज है वो ग्रेविटी है, स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फोर्सेस हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेज है, इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू स्प्रिंग प्लस डेल्टा यू ग्रेविटी एंड दैट इज जीरो, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो डेल्टा के लिखते हैं पहले, ये यहाँ से रिलीज किया गया और ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, ये यहाँ पर भी रेस्ट पे था, यहाँ पर भी रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज आया ही नहीं, सो दिस गोज टू जीरो। बचा स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया। स्टार्टिंग में स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन नहीं था, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, फाइनली क्या हो गई, वो स्ट्रेच हो गई, कितना एक्स, तो हमारे पास कितना चेंज आया, ये हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वो बड़ी है इसलिए डेल्टा यू एस हमने पॉजिटिव लिखा है। फिर है हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो कि डिक्रीज होगी क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, और कितनी डिक्रीज होगी, एम जी एक्स डिक्रीज होगी एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिखा है, यानी कि इसको सॉल्व करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर जो है वो एम जी एक्स के बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करते हैं, हाफ के एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, कैपिटल एम जी बाय के इज इक्वल टू स्मॉल एम जी, सो दिस इज कैपिटल एम बाय 2 इज इक्वल टू स्मॉल एम, तो स्मॉल एम की जो वैल्यू आ गई वो कैपिटल एम बाय 2 निकल के आती है। लेट अस सी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. The next question is the potential energy of the particle determined by the expression U is equals to alpha x square plus y square, where alpha is a positive constant. The particle begin to move from point with coordinate 3,3 only under the action of the potential field force. Then its kinetic energy K at the instant when particle is at point with coordinates this. यानी कि पोटेंशियल एनर्जी लिखी है फोर्स के करस्पॉन्डिंग, यानी कि फोर्स कंजर्वेटिव रहा होगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, यानी कि अगेन डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज अगेन इक्वल टू जीरो। तो वो पूछ रहा है डेल्टा के इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा के, डेल्टा यू हो जाएगा, यानी कि विच इज नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, which is u initial minus u final। तो u की जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इनिशियली वो 3,3 पे था, यानी कि x और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, सो दिस इज 9 प्लस 9, सो दिस इज 18 अल्फा, दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल अगर निकालनी है तो वो 1,1 पर है, तो यानी कि x और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो दिस इज 1 प्लस 1 2 अल्फा हो जाएगा, तो डेल्टा यू जो निकल के आएगा वो 16 अल्फा निकल के आएगा एंड दैट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। सो आंसर क्या आता है हमारे पास 16 अल्फा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आई होप लेट अस इट इज क्लियर टू एवरीबडी। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म बॉक्स इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, इट बिगिंस टू टॉपल व्हेन थीटा इज इक्वल टू। आपको पता है टॉपलिंग किस तरह से होती है, हमारे पास इस पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, बट ये फोर्स इसको आगे की तरफ शिफ्ट करना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता है और
सो एज टू मेंटेन द रोटेशन इक्विलिब्रियम। जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे पहुंचता है तो इस पॉइंट के अबाउट बॉडी टॉपल कर जाती है। तो जस्ट बिगिन टू टॉपल का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन कहीं ना कहीं इस एज पॉइंट पर आ चुका है, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो इस डायग्राम को इधर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये वेज है, ये एंगल थीटा है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसकी ये विड्थ 2x और ये x है। इस पे फोर्सेस बनाते हैं। दिस इज mg sin थीटा, दिस इज mg cos थीटा। टॉपलिंग की कंडीशन में नॉर्मल जस्ट यहाँ पे पहुंच जाता है एज पर, और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा अलोंग द सरफेस पीछे की तरफ। ओके, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क बैलेंस करें हम, क्योंकि जस्ट टॉपल होने वाला है यानी कि जस्ट टॉर्क इस पॉइंट पे बैलेंस हुआ है, यानी कि नॉर्मल का जो टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल इसी पॉइंट से पास कर रहा है। फ्रिक्शन का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन इसी पॉइंट से पास कर रहा है। बचा क्या हमारे पास, mg का टॉर्क, mg sin थीटा का टॉर्क और mg cos थीटा का टॉर्क। तो ये विड्थ थी जो हमारे पास 2x थी, तो इसका ये जो लेंगे हम x लेंगे हाफ, ये वाली जो विड्थ थी वो x थी, तो ये जो विड्थ हो जाएगी इसकी हाफ यानी कि x/2 हो जाएगी। तो इस पॉइंट के अबाउट देखें तो चार फोर्सेस में से दो फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो चुका है। बचा किसका, mg sin थीटा जो उसको ऐसे घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, एक है mg cos थीटा जो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। अगर टॉर्क बैलेंस हो रहा है इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट देखें तो टॉर्क लिखेंगे mg sin थीटा का mg sin थीटा इंटू r परपेंडिकुलर विच इज x, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे विच इज x, इज इक्वल्स टू mg cos थीटा इंटू x/2। ओके, क्योंकि इधर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस है x/2। mg कैंसिल करके tan थीटा की जो वैल्यू आती है वो 1/2 निकल के आती है, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। आई होप दिस इज क्लियर। सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज मैचिंग हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, a rigid massless beam is balanced by a particle of mass 4m in the left hand side and a pulley particle system in the right hand side. The value of x/y is. ये हमारे पास एक बीम है यानी कि एक रॉड टाइप है जिसको हमने इस वेज के अबाउट बैलेंस कर रखा है। ये बैलेंस है यानी कि इक्विलिब्रियम में, मतलब ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी है और ये रोटेशन इक्विलिब्रियम में भी है, यानी कि इस पे नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो अगर हम इस बीम को देखें तो इस पे फोर्स कौन से लग रहा है, एक इधर T1 लग रहा है, एक इधर T2 लग रहा है और एक इधर रॉड पे एन नॉर्मल रिएक्शन जो कि वेज लगा रहा होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले T1 T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। T1 बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि वो 4 mg के बराबर है। ओके, T2 निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये T निकाल लेते हैं जो कि इस थ्रेड में टेंशन है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में ये पुली स्टेबल है तो ये दोनों मास ऊपर नीचे मूव कर रहे होंगे। तो इसके अंदर जो टेंशन होती है आपको पता है एटवुड मशीन में वो होती है ट्वाइस ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ 2m इंटू m 2m प्लस m इंटू g। सो दिस इज 4 mg बाय 3। दिस कम्स आउट टू बी 4 mg बाय 3। हमें बट T2 चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस पुली की FBD बनाते हैं। इस पुली का खुद का मास भी m गिवन है, तो अगर इस पुली की FBD बनाए तो ये T नीचे और ये T नीचे यानी कि 2T नीचे, एक उसका खुद का वेट यानी कि mg नीचे और ये T2 ऊपर, तो यानी कि T2 की जो वैल्यू जाएगी वो 2T प्लस mg हो जाएगी। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 2 टाइम्स ऑफ T यानी कि 8 mg बाय 3 प्लस mg विच कम्स आउट टू बी 11 mg बाय 3। ओके, तो ये हमारे पास T1 T2 की वैल्यू निकल आई। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इस रॉड की FBD बनाती हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये रॉड है हमारे पास जिसपे इधर की तरफ अपने पास T1, इधर की तरफ T2, इधर की तरफ N, ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y। क्योंकि ये रोटेशन इक्विलिब्रियम में है मतलब इस पे नेट टॉर्क जीरो है। नेट टॉर्क जीरो का क्या मतलब है, इस पॉइंट के बाद टॉर्क को बैलेंस कर ले, इस पॉइंट के बाद T1 इसको एंटी क्लॉकवाइज और T2 इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, यानी कि इन दोनों टॉर्क ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा होगा। तो इस पॉइंट के बाद अगर टॉर्क लिखे तो N का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, बचा क्या T1 का टॉर्क विच इज T1 इंटू आर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू T2 इंटू आर परपेंडिकुलर, यानी कि x बाय y की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास वो आ जाएगी T2 बाय T1।
T2 जो था हमारे पास 11 mg/3 और T1 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 4 mg. दिस कम्स आउट टू बी 11/12, यानी कि x/y की जो वैल्यू आई वो 11/12. ऑप्शन नंबर 4 है. आई थिंक ये सबको क्लियर है. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rod touches a disc kept on a smooth horizontal plane. If the rod moves with an acceleration a, the disc rolls on the rod without sliding. Then acceleration of the disc is. तो इसको जरा समझते हैं. ये जो हमारे पास रॉड है ये आपको एक वर्टिकल प्लेन में दिख रही है क्योंकि बोर्ड ऐसे है, बट एक्चुअली में ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यानी कि ये डिस्क, ये जो है रॉड ये कुछ इस तरीके से मूव कर रही है और ये बॉल जो है डिस्क ऐसे रखी हुई है, यानी कि इस तरह से आगे जा रहा है. ये मैं उसको ऐसे रख देती हूँ तो ये आपको इस तरह से दिखता है, बट रियली में ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है जो कि इसके साथ घिसटते हुए आगे जा रहा है. और यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है, यानी कि स्लाइडिंग नहीं है कहीं पर भी. और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप इसमें mg देखो तो mg नीचे की तरफ लगेगा और नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा जो फ्लो लगा रहा है, यानी कि इसको मैं इस तरीके से कर दूँ तो mg नीचे की तरफ और नॉर्मल ऊपर की तरफ, जो कि ऐसे है. बाकी एज सच एक रॉड नॉर्मल लगा रही होगी इस पे, और अब हम इस ए की वजह से मोशन देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इस रॉड के फ्रेम में ही आ जाते हैं. तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा कुछ ma इस तरफ, ठीक है, और इस पे एक n लग रहा है, और इस ma का एक कंपोनेंट इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो कुछ हम पीछे की तरफ ऐसे मान लेते हैं. ओके, सो अगर हम इसके पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह FBD बनाएं तो हमारे पास ma इस तरफ है, ये थीटा है क्योंकि ये थीटा है, दिस इज ma cos थीटा, this is ma sin theta, this is n, this is friction. ओके, तो नॉर्मल जो है वो ma sin थीटा को बैलेंस कर रहा होता है, बट इस ma cos थीटा के इस कंपोनेंट की वजह से लेट अस से कि ये ऊपर की तरफ a0 एक्सीलरेशन से आगे जाती है, वेयर a0 इज द एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क इन द फ्रेम ऑफ द रॉड, क्योंकि ये सारी की सारी FBD हमने रॉड के फ्रेम में बनाई है. तो यानी हम लिखेंगे ma0 इज इक्वल्स टू ma cos थीटा माइनस f. दिस इज इक्वेशन 1. इसके बाद हम एक प्योर रोलिंग की कंडीशन लिखते हैं. तो प्योर रोलिंग की कंडीशन कैसे होगी जरा देखो. एक काम करते हैं, इसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख लेते हैं. तो इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल और ma का टॉर्क 0 हो जाएगा, बचा फ्रिक्शन का टॉर्क जो इसको ऐसे घुमाएगा. तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं. टॉर्क हो जाएगा f इंटू आर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, इसके अबाउट टॉर्क लिखा है, दिस इज mr स्क्वायर बाय 2 फॉर डिस्क इंटू अल्फा. ओके, तो एफ आर इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय 2. अब अल्फा जो है हमारे पास वो प्योर रोलिंग है तो a0 बाय r लिख सकते हैं. एक r से ये और इधर से ये कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो ma0 बाय 2. ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में. तो हमारे पास इक्वेशन आती है ma0 इज इक्वल्स टू ma cos theta minus ma0 by 2. This comes out to be here 3/2 ma0 is equals to ma cos theta. तो a0 की वैल्यू आती है 2/3a cos 60 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ पे अपने को कितना दिया है 60 डिग्री. So this is 2/3a 1/2. This answer comes out to be a/3. I hope ये सबको क्लियर है. So answer which is matching here is option number 1. I hope this is clear. Let us move to the next question. The next question is a massless thin hollow sphere is completely filled with water of mass m. यानी कि एक hollow sphere है, इसका खुद का कोई मास नहीं है, यानी कि ये massless है. और ये कैसा है, इसका मास जो है वो m है वाटर का. If the hollow sphere rolls with velocity v, यानी कि ये आगे जा रहा है और घूम भी रहा है, the kinetic energy of the sphere of the water is. देखो इसके अंदर जो वाटर है ये स्फीयर घूम रहा है इसके साथ साथ, तो काइनेटिक एनर्जी स्फीयर से तो एसोसिएटेड नहीं होगी क्योंकि उसका कुछ मास ही नहीं है. काइनेटिक एनर्जी जो एसोसिएटेड होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस वाटर के साथ एसोसिएटेड होगी. अब ये वाटर का मोशन देखिए, ये स्फीयर भले ही घूम रहा है बट जो लिक्विड है अंदर वो नॉन विस्कस है, यानी कि वो इसके साथ घूम नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करेगा. क्या ये बात सबको समझ आ रही है? मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये नॉन विस्कस है, यानी कि ये रोलिंग मोशन नहीं परफॉर्म करेगा, इसके साथ साथ वो लेयर्स मूव नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करेगा. तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ m v स्क्वायर एसोसिएटेड होगी. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर हियर. ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10.
a thin wire of length L and a uniform linear mass density rho is bent into a circular loop with center O as shown. The moment of inertia of the loop about the axis x dash is. ये रिंग है, इस एक्सिस के बाद पता है मुझे mr स्क्वायर होता है, तो इस एक्सिस और इस एक्सिस को मैं आई एक्स और आई वाई बोल दूं, और मुझे पता है ये दोनों एक्सिस सिमिलर है, तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, लेट्स से आई नॉट. ओके, तो अगर जरा ध्यान से देखोगे मुझे पता है आई एक्स प्लस आई वाई जो है वो आई जेड होता है. जेड इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. तो अगर आई एक्स की जगह आई वाई पुट करें तो आई वाई प्लस आई वाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर. सो दिस आई वाई कम्स आउट टू बी एम आर स्क्वायर बाय 2. तो यानी कि ये आई एक्स और आई वाई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 2 आ गई. अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स प्लस एम डी स्क्वायर विच इज एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर विच मीन्स 3 बाय 2 एम इंटू आर स्क्वायर. बट क्वेश्चन में एम नहीं दे रखा, कुछ अलग डेटा दे रखा है. क्वेश्चन में दे रहा है कि ये जो एक रॉड थी जिसकी खुद की लेंथ थी एल, उसको बेंड किया गया ऐसे इसमें, इसकी लीनियर मास डेंसिटी रो थी, तो इसका जो मास हो जाएगा वो रो इंटू एल हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. और इसका अगर रेडियस लिखना चाहें तो मुझे पता है ये जो एल है वही 2 पाई आर में कन्वर्ट हुआ होगा, यानी कि आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो एल बाई 2 पाई आ जाएगी. यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखेंगे जो कि अपने पास 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर था, ये वैल्यू पुट करने पे m जो है वो रो इंटू एल, दिस इज रो स्क्वायर. सो दिस कम्स आउट टू बी 3 बाई दिस इज 4, दिस कम्स आउट टू बी 8 रो एल क्यूब डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर. सो दिस इज 3 बाई 8 रो एल क्यूब बाय पाई स्क्वायर. 3 by 8 rho L cube by pi square. Option number 4 is the answer here. Let us see question number 11. Question number 11 is, a block is hanging from a vertical spring of spring constant K and is at rest. A block B strikes block A with velocity V and sticks to it. Then the value of V for which spring just attains the natural length. तो जरा ध्यान से देखो, ये ब्लॉक इससे V वेलोसिटी से हिट करता है और दोनों साथ में मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं. तो सबसे पहले तो हम ये 2m मास की कंबाइंड वेलोसिटी निकाल लेते हैं. तो अगर हम लिखें इनिशियल मोमेंटम mv प्लस 0 इज इक्वल टू 2m इंटू वी डैश, तो v डैश कम्स आउट टू बी v बाय 2. तो यानी कि 2m मास v डैश से ऊपर मूव कर रहा होता है. हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं इसमें कितना एक्सटेंशन था. लेट्स से इसकी कुछ नेचुरल लेंथ थी और उसके बियॉन्ड ये कुछ एक्सटेंशन है. क्यों है? क्योंकि उस एक्सटेंशन ने इस mg को बैलेंस कर रखा है. लेट्स से ये एक्सटेंशन है जो नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड जो एक्सटेंशन है वो x नॉट है, तो k x नॉट ने किसको बैलेंस कर रखा होगा? mg को, यानी कि x नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी वो mg बाई k हो जाएगी. ये इसमें स्टार्टिंग में एक्सटेंशन था और ये कंबाइंड वेलोसिटी v बाई 2 से मूव करते हैं. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये कुछ स्प्रिंग है जिसपे मास 2m हैंग है और ये v बाई 2 से ऊपर जा रहा है, सच दैट ये जस्ट अपनी नेचुरल लेंथ में वापस आ जाता है, यानी कि ये x नॉट ऊपर चला जाता है. तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर हमारे पास जो भी फोर्सेस है सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस है, इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहेगी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. दैट इज डेल्टा k प्लस डेल्टा u स्प्रिंग प्लस डेल्टा u ग्रेविटी एंड दैट कंबाइंड हैज टू बी 0. डेल्टा k की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी और फाइनली नहीं है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो गई है. तो यानी कि डेल्टा k अपने आप में एक नेगेटिव क्वांटिटी है which is half m into v square plus, अगर स्प्रिंग में बात करें हम तो स्प्रिंग में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी और अभी नहीं है, तो यानी कि ये क्वांटिटी भी अपने आप में एक नेगेटिव वैल्यू होगी. तो यहाँ पर हम इसको एक नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है, पहले कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी अभी कुछ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. सो दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव हाफ k x नॉट स्क्वायर, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो रिड्यूस हो गई. अगर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और कितना बढ़ी है? mgh विच इज 2mg इंटू एक्स नॉट एंड दैट इज इक्वल टू 0.
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज माइनस mv स्क्वायर बाई 4, दिस इज हाफ के, एक्स नॉट इज mg बाई के, हमने अभी पीछे निकाला था, प्लस 2mg इंटू mg बाई के, एंड दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज mv स्क्वायर बाई 4, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज नेगेटिव m स्क्वायर g स्क्वायर बाई 2k, दिस इज प्लस 2 m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 2 माइनस हाफ विच इज 3 बाई 2 m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 4, m cancel out, okay, this get cancel out 2 times, this goes here, 6m g square by k root over is the velocity. So this is 6m g square by k root over is the velocity which is required. Okay, so I hope ये सब लोगों को clear है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा next question है, in a smooth cart of length d, a small block is projected along its length with velocity v towards the front. Coefficient of restitution of each collision is e. A cart rests on a smooth horizontal ground and can move freely. The time taken by block to come to rest with respect to the cart. यानी कि ये ब्लॉक इधर जाता है, फिर इसको हिट करता है, तो ग्राउंड फ्रेम में ये थोड़ी आगे जाएगी और ये फिर पीछे जाएगी, फिर ये इसको वॉल को हिट करेगा, फिर ये वापस इस वॉल को हिट करेगा, ऐसे हिट करता रहेगा। तो ये ऐसे आगे पीछे मूव करता रहेगा, तो ग्राउंड फ्रेम में ये भी मूव करता रहेगा। बट हमको ग्राउंड फ्रेम में कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि क्वेश्चन बात कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू द कार्ट, यानी कि हम कार्ट के फ्रेम में ही देख रहे हैं। मुझे पता है ई की जो वैल्यू होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो लेट्स से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में v डैश बोलती हूँ, और ये अपने पास अप्रोच की जो वेलोसिटी है वो v गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि v डैश जो है वो e टाइम्स ऑफ v है। ओके, और हमारे पास ये पहले बार कोलिजन के बाद v डैश मिला, फिर नेक्स्ट कोलिजन के बाद ये e स्क्वायर टाइम्स ऑफ v हो जाएगा, यानी कि जो भी वेलोसिटी थी उसका e टाइम्स हो जाती है वेलोसिटी, तो फिर e स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा e क्यूब v, नेक्स्ट हो जाएगा e की पावर 4v, ऐसे अलग अलग राउंड में अलग अलग वेलोसिटी से वो मूव करेगा, और ये फाइनली चलते 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 0 हो जानी चाहिए, यानी कि रेस्ट पर आ जाना चाहिए। यानी कि टाइम निकालें तो अगर हम, तो पहले उसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया v वेलोसिटी से, फिर ये d डिस्टेंस ट्रेवल किया e इंटू वी वेलोसिटी से, फिर ये d डिस्टेंस आगे गई वो e स्क्वायर v वेलोसिटी से, फिर ये पीछे गया e क्यूब v वेलोसिटी से। तो सारा टाइम लिखना है तो इस t1, t2, t3, t4 ऐसे सबको ऐड करते हुए चलें, तो टोटल टाइम जो जाएगा वो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। t1 की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी प्लस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी e स्क्वायर v, e क्यूब v, सो ऑन सो फोर्थ। एक काम करते हैं, d बाई वी कॉमन लेते हैं, 1 प्लस 1 बाई e प्लस e स्क्वायर प्लस e क्यूब, ऐसे। तो अगर जरा इसको ध्यान से देखोगे, हमारे पास ये सारी चीजें, ये एक जीपी है जिसका r जो है वो 1 बाय e है, e की वैल्यू है लेस देन 1, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, यानी कि अपने आप में इनफाइनाइट जीपी बनेगी और एक डाइवर्जिंग सीरीज होगी, और डाइवर्जिंग सीरीज में 0 पे पहुंचने के लिए कितने टर्म्स लगेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स लगेंगे, यानी कि तो आंसर हो गया हमारे पास इनफाइनाइट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। Let us move to the next question. A figure shows the velocity and the acceleration of a point-like body at initial moment of its motion. The acceleration vector of the body remains constant. The minimum radius of the curvature of the trajectory. देखो यहाँ पर acceleration भी और ये constant है और ये हमारे पास velocity है। इस question को करने के लिए हम इसको simplify कर लेते हैं। अगर आपको याद हो, हमारे पास जो projectile motion होता है उसमें acceleration ऐसे होता है, velocity को ऐसे project किया जाता है ना, और ये एक्सीलरेशन हमारे पास कांस्टेंट रहता है g, और ये वेलोसिटी चेंज होती रहती है उसकी वजह से। हमारे पास जो सरफेस था वो g के परपेंडिकुलर था, और इसका जो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था वो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर होता था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं, यानी कि हम एक सरफेस बना लेते हैं जो g के एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस बना लो, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल ऐसा 60 डिग्री हो गया। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये सरफेस कुछ ऐसी हो जाएगी जिसपे एक्सीलरेशन ऐसे है
और ऐसे 60 डिग्री पर एक बॉडी प्रोजेक्ट की गई है तो वो यहाँ पे पहुंचेगी। इसकी जो वेलोसिटी अपने को गिवन है वो 8 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन जो गिवन है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो 8 cos 60 होगी, आपको सबको पता है, यानी कि ये 4 हो जाएगा। हमें पता है a जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r, तो r हो जाएगा v स्क्वायर बाय a, यानी कि 4 स्क्वायर बाय 4 विच इज 4। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2। सो आई होप ये सब लोगों को क्लियर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम प्रोजेक्टाइल वाले केस से तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है हमारे लिए। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, a circular road of radius r is banked for speed v is equals to 40 km per hour. A car of mass m attempts to go on a circular road. The friction coefficient between the tire and the rod is negligible. ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रॉड में हमने समझा अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास जो इधर mg sin थीटा होता है और एक mg cos थीटा होता है, इनको कौन बैलेंस कर रहा होता है? यहाँ पे तो अपने पास नॉर्मल आता है प्लस ए की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ लगता है, ये थीटा तो ये थीटा, सो दिस इज mv स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा प्लस दिस इज mv स्क्वायर बाय आर साइन थीटा हमारे पास। तो यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये कंपोनेंट इसको बैलेंस आउट करके रखता है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, द कार कैन नॉट मेक टर्न विदाउट स्किडिंग, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है बावजूद उसके उसको जो बैलेंस करके रख रहा है वो mv स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, तो बिना स्किडिंग के लिए भी वो मूव कर सकता है। इफ द कार रन्स एट अ स्पीड लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर इट विल स्लिप अप द स्लोप, नहीं ये गलत होगा क्योंकि अगर ये v कम होता है तो यानी कि ये कंपोनेंट बढ़ जाएगा तो इट विल स्लिप डाउन द फ्लोर, सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया हमारे पास। If the car runs at a correct speed of 40 km per hour, the force by the rod on the car is equal to mv square by r. Force by the rod on the car, यानी कि अगर ध्यान से देखें इसकी कंपोनेंट किए बिना ये mg ऐसे होता है और ये mv स्क्वायर बाय r ऐसे होता है और ये नॉर्मल कुछ ऐसे होता है, तो फोर्स ऑन द कार बाय द रॉड इज mg, जो किसको बैलेंस कर रहा होगा? इन दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस कर रखा होगा, यानी कि n जो है वो ना तो mg के बराबर होगा ना mv स्क्वायर बाय r के बराबर होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके बराबर होगा, यानी कि हमारे पास n जो है mg से भी बड़ा होना चाहिए और mv स्क्वायर बाय r से भी बड़ा होना चाहिए। So here answer is option number 4. If the car runs at a correct speed of 40 km per hour, the force by the rod on the car is greater than mg as well as mv square by r. Okay. The next question is, a bead of mass m moves on rod without friction. Initially the bead is at the middle of the rod and the rod moves translationally in a horizontal plane with acceleration a naught in a direction forming angle alpha with the rod. The acceleration of bead with respect to the rod is, okay, so this is alpha, okay, so direction of acceleration is alpha with respect to the rod, okay, so this angle is also alpha. So here if we draw the FBD, so this is mg, this is alpha, this is mg sin alpha। अगर रॉड के फ्रेम में जाना है तो रॉड ऐसे a नॉट से आगे की तरफ जा रही है, देखो तो इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा ma नॉट पीछे की तरफ, ये एंगल अल्फा, तो ma नॉट cos अल्फा, दिस इज ma नॉट sin अल्फा, दिस इज नॉर्मल और mg का ये कंपोनेंट mg cos अल्फा। अब ये इधर की तरफ अगर जाती है लेट्स से कि किसी एक्सीलरेशन a से, तो ma जो है वो mg sin अल्फा माइनस ma नॉट cos alpha, so acceleration comes out to be g sin alpha minus a naught cos alpha, so this is g sin alpha minus a naught cos alpha, okay. So let us see the next question. A ball is attached to a string that is attached to a thick pole. When the ball is hit, the string wraps around the pole and the ball spirals inward, sliding on a frictionless surface, neglecting air resistance. What happens as the ball swings around the pole, okay. तो देखो हमारे पास एक पोल टाइप कुछ स्ट्रक्चर है, इस पे कुछ ऐसे स्ट्रिंग से वो हमने मास है, इसको हिट करते तो ये ऐसे स्पाइरल होती 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 इस पे पूरी ऐसे रैप हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है हमारे पास, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें तो कोई ना कोई ऐसा एक्सिस होना चाहिए जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 हो। तो अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो ये टॉप व्यू में ऐसे ये जो है सर्कल ये ऐसा दिखाई देगा और इसके अराउंड वो
जो ऐसे घूम रही थी वो ऐसे लेंथ शॉर्ट होते होते इसके अराउंड रैप हो जाएगी। ये इसके अबाउट घूम रही, बट ऐसी कोई भी एक्सिस नहीं है जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 हो। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास इस ये घूमते 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 रेस्ट पे आ गया, यानी कि वेलोसिटी 0 हो गई, तो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है हमारे पास, डिक्रीज हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 identical rods are hinged at point A as shown in the figure. The angle made by the rod AB with the vertical is. ये 3 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, L, L और L मास, यानी कि कुछ ऐसे होगा और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रही होगी। इसको मैंने अगर ऐसे यहाँ से हिंज किया तो ये थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगी। ऐसा क्यों होता है? सपोज हम कोई भी बॉडी लेते हैं और इसको ऊपर से हिंज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हैं इस तरह से, तो इस पे जो mg लग रहा होता है वो उसको इस तरफ घुमाता है और ये इस पोजीशन पे आके इक्विलिब्रियम पे होता है, क्योंकि यहाँ पे mg इसी लाइन से पास हो रहा है और इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 हो जाएगा। यानी कि जब mg डायरेक्टली बिलो द हिंज होता है तब हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, यानी कि वो पोजीशन अटेन कर लेती है। तो अब होगा क्या, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, तो जब इसको यहाँ से हिंज करेंगे तो ये ऐसे घूम के ये सेंटर ऑफ मास इवेंचुअली इसकी लाइन में आ जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर आ गया। एक और सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो ये वाली लाइन होगी, यानी कि जो डॉटेड लाइन है वो टेक्निकली इससे रिप्रेजेंट होगी कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि एंगल मेड बाय ए बी विद द वर्टिकल, यानी कि ए बी जो है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना दिए, ये यानी कि ये ए था ये बी था, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो ऐसी बन गई, यानी कि ये एंगल थीटा निकालना है। तो यानी कि सबसे पहले मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो जरा इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये 3 रॉड्स थी, इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ऐसे होगा। लेट्स से इसकी लेंथ भी l, ये लेंथ भी l और ये लेंथ भी l, यानी कि सेंटर ऑफ यहाँ से l/2 और सेंटर ऑफ मास यहाँ से l/2 ऊपर और नीचे वाली रॉड का, यानी कि ये 2m मास है, बिल्कुल इधर मान सकते हैं, और ये जो m मास है वो हम इधर मान सकते हैं। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये जो है लेंथ इसका हाफ होगा, यानी कि ये l/2 हो जाएगा, यानी कि m मास इधर है और 2m मास इधर है, और ये जो डिस्टेंस है वो l/2 है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। सेंटर ऑफ मास जो होता है मासेस को उनके इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ये 2:1 में डिवाइड होगा, यानी कि l/2 को 2:1 में डिवाइड कर देना है, यानी कि 2/3 ऑफ l/2 एंड 1/3 ऑफ l/2। सो दिस इज l/3 एंड दिस इज l/6। ओके, सो यानी कि ये लेंथ जो है हमारे पास l/3 हो गई और ये लेंथ जो है वो l/6 हो गई। तो जरा ध्यान से देखोगे इसको, अगर यहाँ से सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, और इस वाले एज से l/3 डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये जो है हमारे पास थीटा एंगल है और ये निकालना है हमें। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको कुछ इस तरीके से, ये l है, ये l/3 है, ये l/2 है। ओके, लेट्स से कि ये जहाँ पे इसको कट कर रही है वो लेंथ मैं x मान लेती हूँ। तो दिस इज एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, यानी कि x डिवाइडेड बाय l/3 इज इक्वल्स टू दिस इंटायर लेंथ डिवाइड बाय l। तो सिमिलैरिटी से हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय l/3 इज इक्वल्स टू x प्लस l/2 डिवाइडेड बाय l। सो दिस इज 3x इज इक्वल्स टू x प्लस l/2। सो दिस इज 2x इज इक्वल्स टू l/2, x की वैल्यू हो जाएगी l/4, यानी कि ये लेंथ हो गई l/4। तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए अगर, तो tan थीटा जो निकल के आएगा वो l/4 प्लस l/2, यानी कि इंटायर लेंथ डिवाइडेड बाय l। tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 l/4 डिवाइड बाय l, यानी कि tan थीटा जो हो जाएगा वो 3/4 निकल के आ जाएगा। सो लेट अस सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। ओके, I hope this is clear to everybody. Let us see the next question. A particle of mass m moving with velocity 2i plus 3j collides with particle of mass capital M, and finally small m moves with a velocity this much. If m by m is 13, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टाइम्स ऑफ स्मॉल m इज कैपिटल m, यानी कि अगर स्मॉल m की वैल्यू m है तो ये कैपिटल M 13 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ये जो स्मॉल m था पहले हमारे पास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था,
3i प्लस 2j, और ये जो 13m था यानी कि कैपिटल M रेस्ट पर था। फाइनली ये क्या हुआ, कोलिजन के बाद स्मॉल m जो मूव करने लगा हमारे पास -2i प्लस j से मूव करने लगा। तो हमें निकालना है कैपिटल M कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। लेट्स से वो किसी v वेक्टर से मूव करने लग जाता है और हमें वो v वेक्टर निकालना है। तो सिंपल है क्वेश्चन, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि m इंटू 3i प्लस 2j प्लस 0 इज इक्वल्स टू m इंटू -2i प्लस j इज इक्वल्स टू कैपिटल M जो कि 13m है, 13m इज इक्वल्स टू v वेक्टर। इसको कैंसिल करते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 5i प्लस j डिवाइड बाय 13 इज इक्वल्स टू v वेक्टर। 5i plus j divided by 13 is equals to v vector, that is option number 4. I hope this is clear to everybody. Let us see the next question. So the next question is zero net torque on body means the absence of rotation motion of the body. देखो ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि रोटेशन मोशन जो होता है, ये टॉर्क जो होता है वो किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइंड होता है। तो अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो उसके लिए mg इधर से पास होता है, नॉर्मल भी इधर से पास होता है और फ्रिक्शन भी इधर से पास होता है। ये आगे भी जा रही है और घूम रही है, इनफैक्ट प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है, बट इस एक्सिस के अबाउट अगर चले जाते हैं तो नॉर्मल का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0। तो टॉर्क तो 0 हो गया, बट डिस्पाइट दैट बॉडी रोटेट कर रही है, तो दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का टॉर्क 0 है, बट फिर भी रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अ पार्टिकल मे हैव एंगुलर मोमेंटम इवन दो पार्टिकल इज नॉट मूविंग इन द सर्कल। ये बात तो सही है, हमारे पास अगर कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, m मास v वेक्टर, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाले तो m r क्रॉस v होता है, जिसके वजह से m v इंटू r परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला r परपेंडिकुलर हम लिखते हैं जो इसके ऊपर हम डालते हैं। ये हमारे पास सर्कुलर मोशन में नहीं मूव कर रही है, बट डिस्पाइट दैट इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड है। So a particle may have angular momentum even though a particle is not moving in a circle. So this is a true statement. Next is a ring is rolling without sliding on a fixed surface. The centripetal acceleration of each particle with respect to the center of the ring is same. देखो अगर हम सेंटर पे आ जाएं तो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन नहीं दिखाई देगा हमको, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन मोशन दिखाई देगा, यानी कि ये पार्टिकल आर ओमेगा से इधर, ये आर ओमेगा से इधर, ऐसे सारे पार्टिकल ऐसे मूव करेंगे। इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर होगा, इसका v स्क्वायर बाय आर होगा, इसका v स्क्वायर बाय आर होगा और इसका ऐसे v स्क्वायर बाय आर होगा। इनके मैग्नीट्यूड तो सबके सेम है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के, बट ध्यान से देखोगे तो डायरेक्शन अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी ऐसे, इसकी ऐसे और ये ऐसे, यानी कि वो डायरेक्शन में सेम नहीं है, तो ओवरऑल वो सेम नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, सो विच ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग? ऑप्शन नंबर 4 इज मैचिंग। फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन इम्पल्स आई इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m। काइनेटिक एनर्जी बतानी है जो कि ट्रांसलेशन मोशन से एसोसिएटेड है और जो कि रोटेशन मोशन से एसोसिएटेड है। तो जरा ध्यान से देखिए, इधर हमारे पास ये है इम्पल्स आई, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, इम्पल्स को हम आई बोल रहे हैं, जो कि बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। तो अगर इसका मोमेंटम आई से चेंज हुआ तो इसका फाइनल मोमेंटम जो होगा रॉड का वो आई बराबर होगा। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ट्रांसलेशन मोशन से एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो हो जाएगी p स्क्वायर बाई 2m विच इज आई स्क्वायर बाई 2m। दूसरी चीज हम इसमें एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं जिसकी वैल्यू होती है लीनियर मोमेंटम इंटू आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर आर परपेंडिकुलर देखेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा l बाय 2 विच इज आई इंटू एल बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू आई सी एम इंटू ओमेगा which is I into L by 2 and that is equal to m L square by 12 into ओमेगा। ओके, तो अगर इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6i डिवाइडेड बाय m इंटू एल एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा जो है वो 6i डिवाइडेड बाय m इंटू एल है। तो अगर हम लिखना चाहें ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज हाफ एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू 36 आई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। दिस इज 3 बाई 2, दिस इज कैंसल आउट, सो दिस इज आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। सो रोटेशन मोशन से एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी है वो 3 बाई 2 आई स्क्वायर बाय एम आएगी, यानी कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ये हो गई
रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हो गई, और अगर हम इनको ऐड करें 1/2 प्लस 3/2 यानी कि वो 2 हो जाता है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 2I² निकल के आती है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. A slender rod of mass m and length l is released from rest from a vertical position as shown. The normal force as a function of theta which is exerted on the rod by the ground as it falls downward is. तो देखो ये रॉड हमारे पास ऐसे आ चुकी है यहाँ पे घूम के, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ चुका है. तो सबसे पहले तो इसका ओमेगा निकालते हैं. तो ये L/2 यहाँ पर है. एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मुझे ये हाइट चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आए. तो ये L/2 है और ये भी L/2 है, तो ये हाइट L/2 cos थीटा होगी. तो ये बची हुई जो हाइट होगी वो L/2 में से L/2 cos थीटा माइनस कर देंगे, विच इज L/2 1 माइनस cos थीटा. तो हमारे पास अगर एनर्जी कंजर्वेशन लिखे तो हाफ आई, इसको पी पॉइंट बोलते हैं, आई पी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh. ओके, तो आई पी की वैल्यू है ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg L/2 1 माइनस cos थीटा. m गेट कैंसिल आउट, दिस 2 गेट कैंसिल आउट, एंड ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आती है हमारे पास आएगी 3g बाई l 1 माइनस cos थीटा. ओके, तो अगर हम इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखे तो होता है ओमेगा स्क्वायर r, रेडियस है इसका L/2, सेंटर ऑफ मास L/2 में घूम रहा है, तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, दिस कम्स आउट टू बी 3g/2 1 माइनस cos थीटा इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. हमारे पास एक ही टर्म था ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3g/L 1 माइनस cos थीटा. एक काम करो, दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो. 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3g/L 0. cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस साइन थीटा होता है, सो दिस कम्स आउट टू बी प्लस साइन थीटा. ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा जो हो जाएगा वो 3g/2L साइन थीटा हो जाएगा. ये होता है हमारे पास अल्फा, यानी कि 3g/2L साइन थीटा. तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए वो लिखते हैं अपन r अल्फा, यानी कि L/2 3g/2L साइन थीटा. दिस इज 3g/4 साइन थीटा. तो अगर इस रॉड की बात करें तो जो कि इस पोजीशन पे आ चुकी है वर्टिकल के साथ किसी थीटा एंगल पे, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इस तरफ है और सेंटर ऑफ मास के लिए AT टेंजेंशियली मूव कर रहा है, तो वो कुछ इस तरफ होगा. ओके, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा. अब मैं इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन निकालना चाह रही हूँ. ये हमारे पास AC है, तो ये कंपोनेंट AC cos थीटा, ये AT है, AT cos थीटा प्लस AT साइन थीटा. तो अगर सेंटर ऑफ मास की FBD बनाए तो उस पे सेंटर ऑफ मास पे एक mg नीचे लगता है, ठीक है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगता है. ओके, और इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ ये निकाला मैंने A, ऐसा होगा. तो हमारे पास mg माइनस n इज इक्वल टू ma. तो n की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस a, कुछ इस तरह की. a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के बाद निकल के आती है वो निकल जाती है mg 3 cos थीटा माइनस 1 बाय n, यानी कि 2 का होल स्क्वायर. यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट दिस फॉर्म. यानी कि इसको अगर कंपेयर करें पीछे से तो n की जो वैल्यू है वो अपने पास 2 निकल के आती है. सो आंसर है इस क्वेश्चन का 2. ओके, सो आई होप ये क्लियर है सबको. सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लॉक A हैज वेट 300 न्यूटन, मतलब उसका मास है 30 kg. ब्लॉक B हैज वेट 50 न्यूटन, यानी कि उसका मास है 5 kg. कैलकुलेट डिस्टेंस A मस्ट डिसेंड फ्रॉम रेस्ट बिफोर इट ऑब्टेन्स अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. यानी कि ये कितना डिस्टेंस इसको नीचे आना पड़ेगा सच दैट इसकी यहाँ पे आके वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाए. अच्छा, अगर ब्लॉक A नीचे आ रहा है तो जरा ध्यान से देखो, ब्लॉक A नीचे तभी आएगा जब ये वाली पुली नीचे आएगी. इस पुली को भी x नीचे आना पड़ेगा यहाँ पर, तभी जाके ये ब्लॉक भी x नीचे आएगा. बट जब ये पुली x नीचे आती है तो ये स्ट्रिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा आनी पड़ेगी और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्ट्रिंग की लेंथ x आनी पड़ेगी.
यानी कि यहाँ पर x प्लस 2x एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए, वो कहाँ से आएगी, जब ये 2x लेंथ ऊपर मूव कर जाएगा। ओके, तो जब ये x नीचे जाता है तो ये 2x ऊपर जाता है, जब इसकी वेलोसिटी v नीचे हो जाती है तो इसकी वेलोसिटी 2v ऊपर की तरफ हो जाती है। आई होप ये सबको क्लियर है। ओके, तो जरा अगर एनर्जी कंजर्वेशन से देखें तो वापस से डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी दोनों स्टार्टिंग में रेस्ट पे थे, दोनों फिर फाइनली कुछ वेलोसिटी गेन कर लेते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बड़ी है। तो ओवरऑल डेल्टा के एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो लेट्स से इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी 2v है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू 2v स्क्वायर, दिस इज डेल्टा के प्लस डेल्टा यू लिखे। अब डेल्टा यू कैसे लिखेंगे, देखेंगे ये ऊपर की तरफ जा रहा है 2x, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है, ये नीचे की तरफ आ रहा है x, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटी है। तो इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी बड़ी होगी, प्लस mgh, और इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी, माइनस mgh इज इक्वल टू 0। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी 15v square and this comes out to be 10v square. This is 10 minus 30 which is minus 20 g into x is equals to 0. This is 25v square is equals to g को 10 पुट करते हैं 200x। v की वैल्यू अपने पास 4 है, यानी कि ये कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है, 4 मीटर पर सेकेंड, which is 25 into 4 into 4 is equals to 200x. This comes out to be 100 into 4 divided by 200 is equals to x. So x comes out to be 2 मीटर, यानी कि इसको कितना डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा, 2 मीटर डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा। I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. Next question is, two particles of equal masses 4m and 4m are initially at rest. A particle of mass capital M moving with speed u collides with one of the larger balls. How many collisions occur? यानी कि पहले इन दोनों का कोलिजन कराते हैं। तो लेट्स से कोलिजन के बाद ये v1 से मूव करता है और ये v2 से मूव करता है। तो पहले तो मोमेंटम कंजर्व लिख लेते हैं, mu इज इक्वल टू m v1 प्लस 4m v2। तो हमारे पास u जो हो जाएगा वो v1 प्लस 4u2 हो जाएगा। दूसरी चीज हमारे पास आती है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है u, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v2 माइनस v1। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद जो v1 की वैल्यू आती है हमारे पास, v1 इज इक्वल टू माइनस 3u बाय 5। माइनस साइन ये शो करता है कि हमने जो v1 की वेलोसिटी मानी थी वो ऑपोजिट होगी, यानी कि इस तरफ जाएगा, और कितना हो जाएगा, उसकी जो कुछ भी वेलोसिटी थी वो उसका 3/5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी u थी तो ये कितनी हो जाएगी, 3/5 ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। फिर इसके बाद ये इससे कोलाइड करेगी, इससे कोलिजन के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी उसका 3/5 हो जाएगी, यानी कि दिस इज 9u/25। तो एक कोलिजन इधर हुआ, एक कोलिजन इधर हुआ, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 9u/25 निकल आई। और हमारे पास ये जो इसकी वेलोसिटी निकल के आती है वो आती है 2u/5। तो फाइनली हो क्या रहा है, हमारे पास एक कोलिजन इन दोनों के बीच में हुआ, फिर इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, उसके बाद ये मूव कर रहा है 2u/5 से और ये मूव कर रहा है 9u/25 से। अब जरा ध्यान से देखो, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, और पीछे वाली वेलोसिटी है वो छोटी है। क्योंकि ये वेलोसिटी छोटी तो इसके बाद कोई भी फर्दर कोलिजन पॉसिबल नहीं है। ये वाला इधर मूव करता रहेगा अपने हिसाब से, ये वाला आगे जा रहा है और ये भी आगे जा रहा है, बट इसकी वेलोसिटी कम है तो ये कभी भी कोलाइड नहीं करेगा, यानी कि टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ कोलिजन आते हैं वो 2 निकल कर आते हैं। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an elastic ball of mass half kg slides down along a smooth inclined plane having initial inclination 37 degrees for a distance of 25/3 meters along the inclined plane। यानी कि ये डिस्टेंस 25/3 मीटर है, ये हाइट h मान लेते हैं अगर अपन, तो हमारे पास sin 37 जो होता है वो होता है अपने पास h डिवाइड बाय 25/3। sin 37 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 3/5। ये कैंसिल आउट करते हैं, h की वैल्यू आती है अपने पास 5 मीटर, यानी कि ये वैल्यू अपने पास 5 है। कोलाइड्स विद सिमिलर बॉल
A elastically, which is at rest on a horizontal smooth plane as shown in the figure. Find the velocity of A after the collision. अगर assume the collision with the floor as perfectly inelastic. Okay? यानी कि सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालते हैं. तो इसकी जो वेलोसिटी लेट्स से कि यहाँ पर आते आते u हो जाती है और u की जो वैल्यू हमको पता है वो √2g इंटू h होती है, यानी कि 2 इंटू 10 इंटू 5. सो दिस कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड. अब हमारे पास जो दूसरी बॉल है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि ये अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. ये मास m है, ये मास m है. कोलिजन के बाद ये 2m हो जाएगा और किसी v डैश वेलोसिटी से मूव करेगा. तो m इंटू 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 2m इंटू v डैश. तो v डैश की वैल्यू जो आती है वो 5 मीटर पर सेकेंड निकल कर आती है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. Let us move to the last question of the series. The last question is, a small block is given velocity v from point A, where x is equals to 3r, means this distance is equals to 3r. R is 20 and g is 9.8. If the block strikes the point A after it leaves a smooth circular track, the value of v is 7x. तो v निकालना है, यानी कि इसको v velocity यहाँ पे देते हैं, ये यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पर किसी velocity से ये ऐसे जाता है. लेट्स से कि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी v नॉट हो जाती है और उसके बाद ये वापस आके इसी पॉइंट पर गिरता है. तो जरा देखो, मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 3r के बराबर हो जाएगी. रेंज जो होता है उसका फॉर्मूला इस केस में होता है √2h/g इंटू वी नॉट. तो ये हमारे पास रेंज जो है जो कि 3r के बराबर है इज इक्वल टू √2h. h जो है वो 2r के बराबर है डिवाइड बाई g इंटू वी नॉट. r की वैल्यू 20 पुट करते हैं तो दिस इज 60. ये पुट करेंगे तो 4 इंटू 20, this comes out to be 80 divided by g which is 9.8 into v naught. 8 को बाहर लेते हैं तो 2 बाहर आता है और एक 2 अंदर रह जाता है. तो दिस इज 2√2 which is 20 divided by 9.8. इसको ऐसे सॉल्व करते हैं. दिस इज v naught 60 is equals to 2. दिस इज 100 divided by 49 into v naught. 60 is equals to 2 into 10 divided by 7 into v naught. तो ये वैल्यू अपने पास आती है, v naught की जो वैल्यू आती है वो 21 मीटर पर सेकेंड आती है. तो यहाँ पर वेलोसिटी हमको मिल जाती है 21 मीटर पर सेकेंड. तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं और इस तरीके से जा रहे हैं तो यहाँ पे v naught जो है वो 21 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. यहाँ पे है जो वो v है. तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं, द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m v square minus v naught square is equals to gain in the potential energy which is mgh which is equal to 2r. okay, so अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m से m कैंसिल आउट करते हैं, v square minus v naught square is equals to 4gr. तो v square is equals to v naught square plus 4g into r. okay, so this comes out to be 21 square plus 4 into 9.8 into 20. इसको सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू आती है 35 which is equal to 7x as per the question. So x comes out to be 5. So in this question the value of x is 5. okay, so I hope this is clear to everybody. Thank you so much for with us throughout, and for more updates subscribe and like to our channels. Thank you.